हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर तक हम लोग मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर चुके थे। अब तक जो दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्कस करे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में, वो कौन कौन से थे? एक तो मूविंग आयरन टाइप और एक था मूविंग कॉइल टाइप। ठीक है, इन दोनों प्रकार के जो हमने इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करे ना, मुख्यतः इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से विद्युत राशि के हिसाब से दो प्रकार के मीटर्स बनाए जाते हैं, जिनको हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की अगली श्रेणी यानी इंडक्शन मीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडक्शन मतलब प्रेरण। ठीक है, मुख्यतः ये जो प्रेरण टाइप के मीटर्स होते हैं ना, इनसे हम लोग दो विद्युत राशियों के मीटर्स की संरचना करते हैं। एक तो होता है वाट मीटर और दूसरा होता है एनर्जी मीटर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इंडक्शन टाइप मीटर्स को वाट मीटर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें वाट मीटर की संरचना भी समझ में आ जाए और जो इंडक्शन यानी प्रेरण प्रकार के जो मीटर्स होते हैं उनकी संरचना भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब जब भी हम लोग वाट मीटर्स की बात करते हैं तो वाट मीटर किस प्रकार का उपकरण है? ये ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत शक्ति को नापता है। अब विद्युत शक्ति कैसे नापते हैं हम लोग? हमें पता है जो विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो डीसी के लिए तो होता है P=VI। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सिंगल फेज एसी के लिए अगर बात करोगे तो ये होता है VI cos phi। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थ्री फेज के लिए बात करते हो तो यही शक्ति होती है √3 VL IL cos phi। ठीक है, वैसे तो अगर आप इन मतलब विद्युत शक्ति को नापने की बात करते हो ना, तो आप ऐसे भी नाप सकते हो, जैसे एक वोल्ट मीटर आप सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दो, एक अमीटर कनेक्ट कर दो और जो भी वैल्यू आए उनको हम लोग क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ऐसे अगर आप एसी की बात करोगे तो एसी के अंदर भी हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, एक अमीटर लगा देंगे और एक पावर फैक्टर मीटर को लगा के हम लोग क्या करेंगे, तीनों की राशियों को गुणा कर देंगे। ठीक है, पर जब भी हम लोग अलग अलग तीन मीटर्स की बात करते हैं ना, तो कैलकुलेशन के अंदर और रीडिंग के अंदर जो त्रुटियां या फिर जो फॉल्ट्स या एरर जो आने की संभावना रहती है ना, वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इन सब त्रुटियों से बचने के लिए हम लोग ये जो वाट मीटर इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब वाट मीटर की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वाट मीटर कैसे नापेगा इन वोल्टेजेस को? आप क्या देखोगे कि भाई जो वाटेज रहती है ना, वाटेज के अंदर दो मुख्य कंपोनेंट रहते हैं। कौन कौन से? एक तो वोल्टेज रहता है और एक करंट रहता है। ठीक है, तो ये जो मीटर रहेगा ना, इस मीटर में इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि ये मीटर वोल्टेज को और करंट को दोनों को नापे और दोनों को गुणा करके हमें आउटपुट के अंदर दे देवे। ठीक है, अब वाट मीटर की भी हम लोग जब बात करते हैं तो ये मुख्यतः दो प्रकार के रहते हैं। कैसे? एक तो होते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर और एक रहते हैं प्रेरण टाइप वाट मीटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर रहते हैं ना, इनकी संरचना जो हम लोग अभी जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक कवर करे हैं डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, उनके समान ही रहती है। ठीक है, तो अगर आपको डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर को समझना है तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं लास्ट वीडियो को, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग प्रेरण प्रकार के वाट मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब प्रेरण प्रकार के वाट मीटर में क्या होगा? इस प्रकार के वाट मीटर में क्या रहेगा कि भाई प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। ठीक है, किस चीज का उपयोग करेंगे हम लोग? प्रेरण का सिद्धांत का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसकी संरचना कुछ जो सिंगल फेज इंडक्शन या प्रेरण मोटर रहती है ना, उसके समान ही रहती है। ठीक है, अब मैं जैसे इसको बनाता हूँ और उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर इस प्रकार से कुछ संरचना रहती है। यहाँ पे एक क्रोड रहता है। ठीक है, और इसी के अंदर नीचे की साइड में यहाँ पे एक और क्रोड रहता है। ठीक है, ये दो क्रोड क्यों हैं? क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया कि जो वाट मीटर रहेगा ना, वो वाट मीटर क्या करेगा, वो वाट मीटर करंट और वोल्टेजेस को दोनों को नापेगा और दोनों को नाप के हमें आउटपुट के अंदर देगा। ठीक है, अब वाट मीटर की अगर अपन सर्किट की बात करते हैं ना, तो मैंने क्या बोला, ये करंट को नापेगा। तो करंट जैसे फेज और न्यूट्रल को अगर आप बना रहे हो तो करंट नापने के लिए हमें क्या पता है, जो मीटर होता है वो कौन से क्रम में लगता है, वो हमेशा श्रेणी क्रम के अंदर लगता है। ठीक है, तो अब आप जब वाट मीटर को पढ़ोगे ना, तो अमीटर इस प्रकार से लगेगा, जैसे ये श्रेणी क्रम में मैंने अमीटर बना दिया जैसे उदाहरण के लिए। ठीक है, अब जब भी आप वोल्ट मीटर की बात करोगे ना, तो वोल्ट मीटर कैसे लगेगा? यहाँ से इसके
समांतर क्रम में, यानी एक तो सिरा इसका फेज के अंदर लगेगा, एक न्यूट्रल के अंदर। ये जो सिंबल रहता है ना, यही वाटमीटर का सिंबल रहता है, ठीक है। तो ये जो दोनों की दोनों कुंडलियां हैं ना, ये दोनों की दोनों कुंडलियां इन दो क्रोडों के ऊपर क्या रहेगी, एक तरीके से बांधी हुई रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे अगर हम लोग संरचना की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे दो कुंडलियां रहेंगी, एक तो जैसे ये करंट के लिए और एक कैसे रहेगी, वोल्टेज के लिए। ये जो नीचे वाला जो सिरा रहता है ना, ये हमेशा करंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैसे देखिए ना, इस प्रकार से ऐसे करके ये आगे है, ठीक है। तो ये जो सिरा है ये करंट के लिए, यानी ये कौन सा सिरा रहेगा, फेज सिरा रहेगा, जैसे जस्ट अपन ने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ऊपर वाला सिरा रहेगा ना, ये हमेशा किसके लिए रहेगा, ये न्यूट्रल के लिए रहेगा। सॉरी, ये जो सिरा रहेगा ये किसके लिए रहेगा, वोल्टेज के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये जो सिरा है, अब वोल्टेज के लिए जो सिरा रहेगा ना, वोल्टेज नापने के लिए अपने को क्या पता है, वोल्टेज नापने के लिए जो वोल्टमीटर रहता है उसके सिरा, एक सिरा तो फेज के अंदर और एक सिरा न्यूट्रल के अंदर लगेगा, जब भी जाके वो जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, समांतर क्रम के अंदर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे ना, तो यहाँ से इस मीटर के इस भाग के अंदर यहीं से फेज इसको मिलेगा, क्या मिलेगा, यहीं से इसको फेज मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली इस प्रकार से इसके अंदर कैसे रहेगी, बंधी हुई रहेगी, और बंधने के बाद इस साइड से ऐसे जाके इसके अंदर क्या बन जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो सिरा है ना, ये सिरा जाके किसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर हमने न्यूट्रल लगा दिया, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो सिरा है, इस सिरे के अंदर यहाँ से फेज मिल रहा है इसको, और इस साइड से ये न्यूट्रल से कनेक्ट हो गई, यानी ये जो कनेक्शन हो गया ना, ये वाली जो कुंडली है, ये कुंडली कैसे समांतर के अंदर कनेक्ट हो गई, और ये वाली जो कुंडली है ये कैसे कनेक्ट रह गई, श्रेणी क्रम के अंदर कनेक्ट रह गई, ठीक है। जो कुंडली इन दोनों कुंडली में से वोल्टेज को नापती है ना, उस कुंडली को हम लोग या तो विभव कुंडली या वोल्टेज कॉइल या फिर पोटेंशियल कॉइल या फिर प्रेशर कॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। पीसी या फिर वीसी, वोल्टेज कॉइल, दोनों में से कोई एक नाम दिया जाता है, ठीक है। ये जो पीसी या वीसी है ना, इसके अंदर ये वाला भाग है, कौन सा, ये वाला जो कि समांतर क्रम के अंदर लगा हुआ है। और ये जो दूसरी कुंडली रहेगी ना, ये दूसरी कुंडली का कार्य क्या रहता है, करंट को नापना, तो इसको हम लोग सीसी यानी करंट कॉइल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये कुंडली, ये वाली पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ना, ये मैंने क्या कर दिया, दो क्रोड बना दिए। अब दोनों क्रोडों के मध्य देखिए, मीटर यहाँ पे पूरा नहीं रहेगा, मीटर पूरा कब होएगा, मीटर जब पूरा होएगा जब यहाँ पे एक स्पिंडल लगेगा, उस स्पिंडल के ऊपर एक पॉइंटर लगेगा, और वो पॉइंटर कहाँ पे, एक पैमाने यानी स्केल के ऊपर अपने मान को दर्शा रहा होगा, ठीक है। तो वो जो स्पिंडल रहता है ना, वो स्पिंडल इस जगह पे बना हुआ रहता है, देखिए ना, इस प्रकार से स्पिंडल बनता है। ये मैंने जैसे स्पिंडल का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब इस जगह पे ये यहाँ पे बियरिंग के ऊपर ठहरा हुआ रहेगा, इस साइड पे भी ये बियरिंग के ऊपर ठहरा हुआ रहेगा। इस स्पिंडल पे यहाँ पे पॉइंटर रहेगा और इस जगह पे क्या रहेगी, स्केल रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से स्केल रहेगी। अब जैसे यहाँ पे नियंत्रक बल की बात करते हैं, तो नियंत्रक बल यहाँ पे जैसे अगर हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल लगाते हैं, तो यहाँ पे स्प्रिंग बंधी हुई रहेगी और इस साइड पे भी क्या बंधी हुई रहेगी, स्प्रिंग बंधी हुई रहेगी, ठीक है। ये हमने पॉइंटर लगा दिया। अब यहाँ पे जब प्रेरण की बात करेंगे ना हम लोग, तो प्रेरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिस्क लगानी पड़ेगी, ठीक है। वो डिस्क मैक्सिमम केसेस के अंदर हम लोग एल्यूमिनियम की इस्तेमाल करते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या लग गई, डिस्क लग गई, ठीक है। ये ऐसे कंप्लीट डिस्क। अब ये जो संरचना है ना, ये संरचना पूर्ण संरचना है किसकी, प्रेरण प्रकार के मीटर्स की, और उनके अंदर भी ये स्पेशली किसकी है, वाट मीटर की है, ठीक है। अब जैसे अगर आप इसकी संरचना की बात करोगे ना, तो अभी जस्ट स्टार्टिंग के अंदर मैंने क्या डिस्कस करा था कि ये जो मीटर्स रहते हैं ना, इन मीटर्स की जो कार्य प्रणाली रहती है, वो कार्य प्रणाली किसके समान रहती है, ये समान रहती है सिंगल फेज प्रेरण मोटर के, ठीक है। तो अब अगर आपने प्रेरण मोटर, जैसे हम लोग सेकेंड ईयर है उसके अंदर हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, पर फिर भी अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो जो प्रेरण मोटर रहती है ना, उस प्रेरण मोटर के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग रहती है। कौन कौन सी, एक तो रहती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रहती है रनिंग वाइंडिंग। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो दोनों की दोनों वाइंडिंग है ना, उन वाइंडिंग के बीच में क्या करते हैं हम लोग, एक कैपेसिटर लगाते हैं, और कैपेसिटर उन दोनों वाइंडिंग के अंदर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है ना, उनका काम ये कुंडली और ये कुंडली दोनों मिलके करेगी, और इनके बीच में जो 90 डिग्री का कोण हमें बनाना है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉपर की, किसकी, कॉपर की हम लोग यहाँ पे शेडिंग लगाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, तांबे की शेडिंग लगाते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि ये जो पोटेंशियल कॉइल है ना, वोल्टेज कॉइल, इसके अंदर ये कॉपर की शेडिंग क्यों लगी हुई है। तो ये मुख्यतः इसलिए लगाई गई है ताकि हम लोग जो पोटेंशियल कॉइल और जो करंट कॉइल है ना, इनके बीच में 90 डिग्री के कोण को मेंटेन कर सके, ठीक है। अब क्या रहेगा, अब ये जो शेडिंग रही, इसका काम क्या रहा, 90 डिग्री का कोण मेंटेन करना। इसके अलावा ये कोशिश करती है कि इस कुंडली का जो करंट है ना, वो करंट इससे 90 डिग्री पीछे रहे, ठीक है। मतलब ये जो करंट कॉइल है ना, इसका करंट तो आगे रहेगा और उसका करंट कैसे रहेगा, पीछे रहेगा। तो 90 डिग्री का इनके बीच में क्या मेंटेन हो जाएगा, कोण मेंटेन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, सिंगल फेज मोटर से हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो ये तो जैसे ये दोनों कौन हो गई, एक तो स्टार्टिंग और एक हो गई रनिंग वाइंडिंग। अब इसके बाद जो सिंगल फेज मोटर के अंदर बसता है ना, वो क्या बसता है, उसका रोटर, ठीक है। तो वो रोटर का कार्य कौन करता है, ये डिस्क करती है। कौन करता है, ये डिस्क करती है। ये डिस्क किसकी बनी हुई है, मैंने जस्ट अभी बताया, एल्यूमिनियम की। किसकी बात करती है, ये क्या करती है, किसकी बनी हुई रहती है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अब क्या पार्ट होएगा, जब भी आप धारा प्रवाहित करोगे ना इस मीटर के अंदर से, यानी इस मीटर को आप सर्किट के अंदर कनेक्ट करोगे, तो क्या होएगा, इस भाग के अंदर और इस भाग के अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। और धारा जब भी प्रवाहित होगी तो इन दोनों के द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ना, वो दोनों के दोनों चुंबकीय क्षेत्र इस डिस्क को क्या करेंगे, काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। तो क्या होएगा, अगर हम स्पेशली प्रेरण की बात करते हैं, तो प्रेरण हमेशा एसी प्रकार के उपकरणों के अंदर होता है, ठीक है। तो जैसे आपने एसी दी, यहाँ पे धारा उत्पन्न हुई, यहाँ पे क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ इन दोनों के मध्य में। अब जब भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ ना, क्योंकि हमने एसी प्रकार की विद्युत धारा इस्तेमाल करी है ना, तो वो जो फ्लक्स रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो परिवर्तन होने वाला रहेगा। कौन सा रहेगा, परिवर्तन होने वाला रहेगा, ठीक है। तो अगर परिवर्तन होने वाला रहेगा, तो इस ये जो डिस्क अपन ने लगाई है ना, इस डिस्क के अंदर क्या होएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार यहाँ पे क्या होएगा, फ्लक्स, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। वो नियम क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि किसी भी चालक के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए ना, तो उस चालक के अंदर क्या उत्पन्न होएगा, क्या प्रेरित होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है। तो हमने जो डिस्क इस्तेमाल करी, वो किसके इस्तेमाल करी, एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम क्या है, चालक है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए ना, जब इसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया ना, अब देखिए ये जो डिस्क है, ये चारों ओर से कैसे है, क्लोज है। कैसे है, क्लोज है, यानी बंद हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी स्थिति पैदा होगी, यहाँ पे वही स्थिति पैदा हो गई जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पैदा होती है। वहाँ पे भी क्या होता है, जो फ्लक्स होता है ना, उस फ्लक्स के बीच में जो रोटर रहता है ना, उसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और क्योंकि वो कनेक्टेड है ना, चारों ओर से कनेक्टेड है, तो क्या होएगा वहाँ पे, क्योंकि कनेक्टेड है का मतलब क्या है, वहाँ पे सर्किट पूरा हो रहा है। और क्योंकि सर्किट पूरा हो रहा है ना, तो उस डिस्क के अंदर क्या प्रेरित होगी, धारा प्रेरित होगी। जो धारा, कौन सी धारा है यहाँ पे, वो है एडी धारा। कौन सी है, एडी धारा। अब क्या स्थिति पैदा होगी, आप पूरी चीज को अगर ब्रॉडली समझना चाहो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स प्रेरित है, उस फ्लक्स के बीच में एक चालक है, और उस चालक के अंदर क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। और अपने को क्या पता है कि जब भी किसी भी फ्लक्स के अंदर धारावाही चालक को रखा जाता है ना, तो उस चालक के अंदर क्या उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है, और वो बल उस फ्लक्स से बाहर की तरफ उस चालक को ले जाने की कोशिश करता है। यानी ये डिस्क क्या करेगी, बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगी, और ये कैसे हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। और रोटेट हो जाएगी तो ये किससे कनेक्टेड है, स्पिंडल से कनेक्टेड है, और स्पिंडल से पॉइंटर कनेक्टेड है, और पॉइंटर स्केल के ऊपर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अपनी जो भी वैल्यू है उसकी तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मोटर, ये जो मीटर रहेगा ना, इसके अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या फिर विक्षेपक बल क्या होता है, प्रेरित होता है। अब इसके बाद की अगर आप बात करोगे, देखिए ये विक्षेपक बल उत्पन्न हो गया। अब इसके बाद की अगर आप बात करोगे, तो अब क्या चाहिए, इसके अंदर नियंत्रक बल की बात करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा, दोनों साइड में मैंने क्या कर रखा है, स्प्रिंग लगा रखी है। तो यहाँ पे जो नियंत्रक बल रहेगा ना, वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी चीज आती है अवमंदन की। तो अवमंदन के लिए कई बार क्या करते हैं हम लोग, ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क के ऊपर यहाँ पे स्थायी चुंबक और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्थायी चुंबक और लगा देते हैं। और ये जो स्थायी चुंबक है ना, ये इसके अंदर एडी धारा अवमंदन का
कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पूरा मीटर है जिसको हम लोग वाट मीटर भी बोल रहे हैं ये कार्य करेगा। बस यहाँ पे देखिए ना, इसके जस्ट बाद जैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक टॉपिक और कवर करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी मीटर। ठीक है, एनर्जी मीटर मतलब वह मीटर जो विद्युत ऊर्जा को नापता है, जो कि अपने घर के बाहर लगता है और वो क्या कर रहा है, वहाँ पे अपने घर की विद्युत ऊर्जा को नाप रहा है। ठीक है, तो इसकी संरचना लगभग उस मीटर के समान ही रहती है। ठीक है, पर उस मीटर के अंदर थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा कि यहाँ पे अगर आप इस मीटर को देखोगे ना, यहाँ पे ये जो डिस्क है ये एक बार रोटेट हुई और इसका डिफ्लेक्ट कर दिया और जो भी वैल्यू थी वहाँ पे जाके ये पॉइंटर रुक गया और जब भी सप्लाई बंद हुई ये वाट मीटर अपने आप 0 पे आ गया। वहाँ पे क्या रहेगा एनर्जी मीटर के अंदर, ये जो डिस्क है ना ये कभी भी एक बार डिफ्लेक्ट नहीं, वो कंटिन्यूसली क्या होगी, घूमती रहेगी और कंटिन्यूसली जब घूमती रहेगी तो इसकी जो नंबरिंग रहेगी ना वो नंबरिंग कंटिन्यूसली वहाँ पे ऐड होती रहेगी। उसके अलावा यानी वहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए ना समय के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं कर रखी। समय के लिए क्यों, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा रहती है ना वो उसकी यूनिट क्या रहती है अपने को पता है, उसकी यूनिट रहती है किलोवाट आवर। तो आवर मतलब क्या, समय। तो समय को नापने के लिए भी मीटर के अंदर एक चीज़ अपने को ऐड करनी पड़ेगी जो कि हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, एनर्जी मीटर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। होप जो आज अपन ने डिस्कस करा वो आपको समझ में आया होगा। क्या चीज़ डिस्कस करी अपन ने, हमने प्रेरण प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करा और वहाँ पे क्या चीज़ जानी कि यहाँ पे जो प्रेरण प्रकार का इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, उस प्रेरण प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की जो कार्य प्रणाली रहती है वो लगभग सिंगल फेज प्रेरण मोटर के समान ही रहती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को निकालना चाहें कि भाई यहाँ पे क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं, तो पहला पॉइंट तो इस मीटर का यही आता है। क्या आता है, पहला पॉइंट तो इस मीटर का यही आता है कि इस प्रकार के मीटर हमेशा AC पर कार्य करते हैं। किस पे कार्य कर रहे हैं, AC पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, मैंने ऐसे बताया कि ये जो मीटर है ना, इन मीटर्स के अंदर हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने को क्या पता है कि जब भी हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं ना तो यहाँ पे ये जो पैमाना है ये कैसा रहता है, ये यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, यानी ये पैमाना बराबर बटावा रहेगा अंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो पैमाना है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, पैमाना यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा क्या पॉइंट निकल के आए यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे जो अवमंदन है ना, वो अवमंदन हमने कौन सा इस्तेमाल करा, हमने यहाँ पे एडी धारा अवमंदन इस्तेमाल करा। तो एडी धारा अवमंदन का जब भी उपयोग करेंगे ना तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो अवमंदन प्रणाली है ना ये सबसे दक्ष प्रणाली है। यानी यहाँ पे जो मीटर रहेगा ना वो उसकी दक्षता क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, दक्षता अच्छी रहेगी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो मैंने क्या बोला, वाट मीटर एक और प्रकार के रहते हैं, जो कौन सा था हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा, डायनामोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट के अंदर वाट मीटर की भी संरचना होती है। ठीक है, अगर आप तुलना करोगे ना तो उस मीटर्स में और इस मीटर के अंदर तुलनात्मक रूप से संरचना के अंदर बहुत अंतर है। कैसे, वहाँ पे तो सिर्फ हमने 3 कुंडलियाँ इस्तेमाल करी थी। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक डिस्क भी दिख रही है, 2 क्रोड भी दिख रहे हैं, उन दोनों क्रोडों के ऊपर अलग अलग वाइंडिंग भी है। यानी यहाँ पे जो संरचना है ये थोड़ी सी क्या है, कॉम्पैक्ट है और थोड़ी सी रिजिड है। इसका मतलब क्या रहेगा कि ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे ना ये क्या रहेंगे, महंगे रहेंगे। क्या रहेंगे, महंगे रहेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। क्या बोला मैंने कि एक तो AC पे कार्य करेंगे सिर्फ ये, इसका पैमाना यूनिफॉर्म रहेगा, इसकी दक्षता अच्छी रहेगी। ठीक है, ये महंगे रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी कि ये जो मीटर है ना, इस मीटर के अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो कुंडलियों की संख्या बढ़ गई है ना तो यहाँ पे जो विद्युत शक्ति की खपत है ना, क्या विद्युत शक्ति की खपत है ना थोड़ी सी अधिक रहेगी, खपत अधिक रहेगी। किसकी तुलना के अंदर, डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर की तुलना के अंदर। ठीक है, तो ये जो मीटर्स रहते हैं इनको हम लोग इंडक्शन यानी प्रेरण टाइप इंस्ट्रूमेंट या वाट मीटर बोलते हैं। होप जो आज अपन ने डिस्कस करा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो और मेरे अन्य वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ आपके व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हैं और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए
नाइस डे।